दुनिया का हर बड़ा आइडिया कहीं ना कहीं से चुराया गया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब और शायद थोड़ा विवादित लग सकता है ना? हाँ बिल्कुल, थोड़ा क्या, लोगों को शायद काफी चुभने वाली बात लग सकती है शुरुआत में। सही बात है, लेकिन सच तो यही है कि ये जो 100% ओरिजिनल होने का विचार है, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और आज की इस गहन चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम इसी झूठ से पर्दा उठाने वाले हैं। एकदम। और ये विषय उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड में हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। राइट। तो आज का हमारा जो मेन फोकस है वो ऑस्टिन क्लियोन की एक बहुत ही मशहूर किताब पर आधारित है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इस चर्चा का जो मिशन है वो बड़ा स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि कैसे दूसरों से इंस्पिरेशन लेकर उसे अपने एक यूनिक तरीके से बदल कर, मतलब ट्रांसफॉर्म करके, कुछ बिल्कुल नया और क्रिएटिव बनाया जा सकता है। यानी स्मार्ट तरीके से आइडियाज की चोरी करना, है ना? हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, क्रिएटिव दुनिया में ना एक बहुत ही भारी दबाव होता है। कोई भी इंसान जब कुछ नया शुरू करना चाहता है, चाहे वो कोई कहानी लिखना हो, कोई नई पेंटिंग बनानी हो, या कोई बिजनेस आइडिया ही क्यों ना हो। हाँ, सबसे पहला डर यही होता है कि ये तो पहले किसी ने किया हुआ है। सही कहा। दिमाग में यही आता है कि मेरा आइडिया तो बिल्कुल नया होना चाहिए, दुनिया से एकदम अलग। और ये प्रेशर इतना बड़ा होता है, मतलब इतना पैरालाइजिंग होता है कि बहुत से टैलेंटेड लोग इसी डर के मारे कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये जो 100% ओरिजिनल होने की चाहत है ना, ये दरअसल एक बहुत बड़ा भ्रम है। कि इस किताब का जो सबसे कोर मैसेज है वो इसी भ्रम को तोड़ता है। किताब बहुत ही साफ शब्दों में कहती है कि कुछ भी पूरी तरह ओरिजिनल नहीं होता। वेट, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। दुनिया में हर आइडिया, हर एक विचार किसी न किसी पहले से मौजूद विचार से ही प्रेरित होता है। हवा में से कोई भी नया आइडिया अचानक से प्रकट नहीं हो जाता। अच्छा। यानी हिस्ट्री में जो भी हुआ है, एग्जैक्टली। मानव इतिहास में जो भी आविष्कार हुए हैं या जो भी महान कलाकृतियां बनी हैं, वो सब पहले से मौजूद ज्ञान की नींव पर ही खड़ी हैं। तो इसका मतलब जब इंसान को ये बात समझ में आ जाती है तो वो जो एक परफेक्ट और अनोखा होने का बोझ है वो उतर जाता होगा। एकदम सही, वो बोझ कंधों से तुरंत उतर जाता है। शुरुआत करने के लिए किसी को एक ब्लैंक स्लेट या खाली पन्ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो चीजें पहले से हैं उन्हें देखने के एक नए नजरिए की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर कुछ भी ओरिजिनल है ही नहीं, सब कुछ पहले से है, तो फिर एक क्रिएटर को करना क्या चाहिए? क्या बस हम दूसरों की नकल करते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही पर तो वो सिद्धांत आता है जिसे स्मार्ट तरीके से चोरी करना या स्टील स्मार्टली कहा गया है। ओके, तो ये नकल करने से अलग कैसे है? देखिए, यहाँ चोरी करने का मतलब किसी का काम हूबहू कॉपी करना या प्लेजरिज्म नहीं है। अगर कोई इंसान किसी एक व्यक्ति का काम जस का तस उठा लेता है तो वो तो क्राइम है, वो नकल है। हाँ, वो तो सीधा सीधा गलत है। राइट। लेकिन स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का असली मतलब है 10, 20 या 100 अलग अलग अच्छे आइडियाज से सीखना, उनसे प्रेरित होना और सबसे अहम बात, उन्हें अपने तरीके से नया बनाना, जिसे हम ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं। ओह, यानी मिक्स एंड मैच करना। हाँ, क्योंकि हर नया आइडिया पहले से मौजूद कई आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए किसी भी क्रिएटर का सबसे पहला काम है अच्छे आइडियाज को इकट्ठा करना, रॉ मटेरियल जमा करना एक तरह से। बिल्कुल। किताबें पढ़ना, अलग अलग वीडियोस देखना, इतिहास पढ़ना और बिल्कुल अलग फील्ड्स के लोगों को फॉलो करना। जब दिमाग के पास अलग अलग तरह का कच्चा माल होगा तभी तो वो कुछ नया बना पाएगा ना। ये सुनकर ना मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। जैसे एक मास्टर शेफ होता है अपनी रसोई में। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना? वो शेफ अलग अलग जगहों से मसाले, सब्जियां और बाकी चीजें इकट्ठा करता है। वो नमक या हल्दी खुद थोड़ी इन्वेंट करता है। बिल्कुल नहीं, वो तो पहले से हैं, किसी और ने खोजे हैं। लेकिन जब वो शेफ उन सारी सामग्रियों को अपने एक खास अनुपात में मिलाता है, अपनी टेक्निक लगाता है, तो एक बिल्कुल नई डिश तैयार होती है। मसाले वही पुराने हैं लेकिन स्वाद बिल्कुल नया और उस शेफ का अपना होता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर इसको थोड़ा और डीप ले जाएं तो अगर वो शेफ सिर्फ एक ही जगह से सारे मसाले लेगा या किसी एक ही शेफ की रेसिपी बुक पूरी की पूरी छाप देगा तो वो कॉपी कर रहा है। राइट, वो नकल हो गई। हाँ, लेकिन जब वो दुनिया भर के स्वाद को अपनी समझ के फिल्टर से गुजारता है तो वो रिसर्च कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही चीज लोगों को उस
ब्लैंक पेज सिंड्रोम से बचाती है। वो खाली पन्ने को देखकर डर जाना। हाँ, वो जो खौफ होता है ना कि अब मैं इसमें क्या नया लिखूं, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आपको जीरो से शुरू नहीं करना है। आपके पास वो सारे मसाले हैं जो आपने रिसर्च से जमा किए हैं। बस अब उन्हें मिलाकर पकाना है। एग्जैक्टली। अब काम सिर्फ उन्हें अपनी पर्सनल कहानी, अपने तजुर्बे और यहाँ तक कि अपनी खामियों के साथ मिलाने का है। कॉपी और ट्रांसफॉर्म के बीच का जो अंतर है ना, असली क्रिएटिविटी वहीं बसती है। बहुत ही पावरफुल बात है। तो चलिए, आइडियाज जमा हो गए, दिमाग में एक आउटलाइन बन गई और मसाले भी रेडी हैं। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी दीवार आती है वो है एक्चुअली में शुरुआत करना। प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर तब तक रुके रहते हैं जब तक उन्हें लगता नहीं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है। जैसे जब तक सबसे महंगा कैमरा नहीं आ जाता या जब तक पूरी रिसर्च नहीं हो जाती, काम शुरू ही नहीं करते। और यही परफेक्शन का वो मीठा जहर है जो अनगिनत सपनों को मार देता है। इस किताब का एक बहुत ही सॉलिड रूल है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। यानी तैयार होने से पहले ही शुरू कर दो। बिल्कुल, पूरी तरह तैयार होने का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। परफेक्शन दरअसल काम को टालने का यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत ही चालाक रूप है। हाँ, वो एक एक्सक्यूज बन जाता है। सही कहा। काम शुरू कर देना चाहिए चाहे वो उस वक्त परफेक्ट ना भी लगे। इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी है। इंसान को लगता है कि बहुत सोचने से या प्लानिंग करने से क्लैरिटी आएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ सोचते रहने से कभी क्लैरिटी नहीं आती। तो क्लैरिटी कैसे आती है? क्लैरिटी हमेशा एक्शन लेने से आती है। जब काम असल दुनिया में शुरू होता है, लोग गलतियां करते हैं, तभी समझ आता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। पहले ड्राफ्ट तो हमेशा खराब ही होता है ना? हमेशा। और बिना उस बुरे ड्राफ्ट के कभी कोई मास्टरपीस बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और चीज है। एक्शन लेने के तरीके पर किताब में एक ऐसी बात कही गई है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, खासकर आज के इस डिजिटल दौर में। कौन सी बात? वो यूज योर हैंड्स वाला पॉइंट। किताब जोर देती है कि अपने हाथों का इस्तेमाल करो, स्क्रीन से दूर जाओ, फिजिकल काम करो, जैसे पेपर पर लिखना या बोर्ड पर ड्रॉ करना। राइट। तो मेरा सवाल ये है कि आज जब सब कुछ एप्स और सॉफ्टवेयर पर इतना फास्ट हो गया है, एडिटिंग से लेकर पब्लिशिंग तक एक क्लिक में हो जाता है, वहां वापस डायरी और पेन उठाना थोड़ा पीछे जाना नहीं लगता? थोड़ा स्लो नहीं हो जाएगा काम? ये सवाल बहुत लाजमी है और सरफेस पर देखने में ये स्लो ही लगता है, लेकिन इसके पीछे दिमाग को रीसेट करने का पूरा एक विज्ञान है, न्यूरोसाइंस है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम स्क्रीन पर काम करते हैं तो हमारा शरीर एक बहुत ही लिमिटेड स्टेट में होता है। सिर्फ उंगलियां माउस या कीबोर्ड पर चल रही होती हैं। हाँ, हम बस एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली। ये प्रोसेस बहुत मैकेनिकल और 2 डायमेंशनल हो जाती है। स्क्रीन हमें एक बॉक्स में कैद कर देती है। लेकिन जब इंसान एक बड़ा सा कागज लेता है, उस पर हाथों से कुछ लिखता है, कलर्स यूज करता है या दीवार पर स्टिकी नोट्स लगाता है, तो एक फिजिकल मूवमेंट होती है। हाँ, फिजिकल मूवमेंट। और साइंस कहता है कि हमारी फिजिकल मूवमेंट का हमारी सोचने की क्षमता से सीधा कनेक्शन है। जब शरीर हिलता है, दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिव होते हैं। ये स्क्रीन फटीग से बचने का तरीका है। यानी दिमाग को थोड़ी जगह मिलती है सांस लेने की। बिल्कुल। ये स्लो जरूर है, पर यही स्लो पेस दिमाग को वो स्पेस देता है जहां अचानक से नए आइडियाज जन्म ले पाते हैं। कंप्यूटर का यूज काम को फिनिश करने के लिए करना चाहिए, पर आइडिया सोचने के लिए हमेशा हाथों और फिजिकल दुनिया का सहारा लेना चाहिए। ओह वाह, तो मतलब सिर्फ मशीन की तरह स्पीड में आउटपुट नहीं देना है, उस प्रोसेस को फील करना है। सही बात। चलिए, ये भी मान लिया किसी ने हाथ से काम भी शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी काम को लंबे समय तक चलाए कैसे रखें, उसमें कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? इसके लिए किताब कुछ ऐसे तरीके बताती है जो सुनने में एकदम उल्टे लगते हैं, काउंटर इंट्यूटिव जिसे कहते हैं। जैसे कि साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वही। देखिए, प्रोडक्टिविटी की दुनिया में हमेशा सिखाया जाता है कि अपना पूरा फोकस सिर्फ एक काम पर लगाओ, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट हो सकती है। कैसे? अक्सर देखा गया है कि काम से ज्यादा पावरफुल आइडियाज उन साइड प्रोजेक्ट से आते हैं जो इंसान सिर्फ मजे के लिए या अपनी क्यूरियोसिटी के लिए करता है, जिसमें कोई प्रेशर नहीं होता। राइट। जब किसी एक काम पर बहुत दबाव होता है ना कि इससे पैसे कमाने हैं या हिट करना है, तो इंसान डर डर कर काम करता है।
लेकिन साइड प्रोजेक्ट्स दिमाग को एक प्लेग्राउंड देते हैं। खेल का मैदान। वहाँ कोई डेडलाइन नहीं होती है। तो वहाँ फ्री होकर आइडियाज आते हैं। हाँ, बिना दबाव के किए गए काम ही हमेशा सबसे ओरिजिनल और बेहतरीन नतीजे देते हैं। लेकिन इसके बाद जो किताब कहती है वो तो और भी ज्यादा शॉकिंग लगा मुझे। बी बोरिंग वाला हिस्सा? हाँ, बी बोरिंग यानी बोरिंग बनो। अगर हम पॉप कल्चर या मूवीज देखें तो वहाँ एक आर्टिस्ट को हमेशा बहुत क्रेजी, अनप्रेडिक्टेबल और थोड़ा बागी दिखाया जाता है, जिसका कोई रूटीन नहीं होता, जो रात रात भर जागता है। हाँ, वो मेसी आर्टिस्ट वाला ट्रोप। एग्जैक्टली। और यहाँ किताब कह रही है कि स्टेबल रहो, बोरिंग रूटीन रखो। ये तो उस बागी आर्टिस्ट की इमेज के एकदम ऑपोजिट है। यहीं पर एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो जो क्रेजी आर्टिस्ट की इमेज है ना, वो सिर्फ एक रोमांटिक और फिल्मी सोच है। असल जिंदगी में वो काम नहीं करती। सच में? हाँ, इस बोरिंग होने के पीछे का साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इसको हम कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी फैसले लेने की थकान। अच्छा। देखिए, किसी भी इंसान के दिमाग के पास एक दिन में फैसले लेने की एक लिमिटेड एनर्जी होती है। अगर कोई अपना आधा दिन इसमें निकाल दे कि आज क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, कितने बजे उठूं, कहाँ बैठकर काम करूं, तो एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, वो सारी मेंटल एनर्जी उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों में बर्बाद हो जाएगी। एक सिंपल और बोरिंग रूटीन होने से क्या होता है कि ये सारे फैसले अपने आप हो जाते हैं। यानी दिमाग को सोचना नहीं पड़ता उनके बारे में। सही पकड़ा। जीवन बाहर से देखने में बोरिंग लगता है, लेकिन दिमाग की वो सारी क्रिएटिव एनर्जी बच जाती है। फिर उस एनर्जी को पूरी तरह से किसी नई और कमाल की चीज बनाने में लगाया जा सकता है। वाह, यानी लाइफ में बोरिंग रहो ताकि काम में इंटरेस्टिंग बन सको। एग्जैक्ट फ्रेज, यही मतलब है इसका। और इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा है, क्रिएटिविटी इज सब्ट्रैक्शन। मतलब कुछ नया जोड़ने की जगह फालतू चीजों को हटाना ज्यादा पावरफुल होता है। एकदम सही। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने काम को और अच्छा बनाने के लिए इसमें और क्या जोड़ें। वीडियो है तो और इफेक्ट्स डाल दो, लिखा है तो और मुश्किल शब्द डाल दो, प्रोडक्ट है तो 50 नए फीचर्स डाल दो। हाँ, लेकिन असली आर्ट इसमें है कि क्या छोड़ना है। दुनिया में लोगों का अटेंशन स्पैन वैसे भी बहुत कम है। जब आप अपने काम से गैर जरूरी चीजें हटा देते हैं तो जो बचता है वो बहुत क्लियर और फोकस्ड होता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को काट काट कर मूर्ति बनाता है, वो कुछ जोड़ता नहीं है। एकदम बेहतरीन उदाहरण। सब्ट्रैक्शन का ये रूल फोकस को शार्प करता है। चलिए, अब काम बन गया, फालतू चीजें हटा भी दी और आउटपुट तैयार है। लेकिन यहाँ सिर्फ आधी मंजिल तय हुई है, बाकी का आधा सफर है उस काम को दुनिया तक पहुंचाना, जो कि सबसे मुश्किल लगता है लोगों को। हाँ, लोग चुप कर काम करते हैं, डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। पर किताब का रूल बहुत क्लियर है, डू गुड वर्क एंड शेयर इट। और इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ा है कि ज्योग्राफी इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट, यानी अब जगह मायने नहीं रखती। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। अच्छा, क्यों? देखिए, सुनने में ये बड़ा इंस्पायरिंग लगता है कि इंटरनेट पे कहीं से भी काम करो, लेकिन प्रैक्टिकली सोचें तो जो लोग सिलिकॉन वैली, मुंबई या लंदन जैसे बड़े शहरों में हैं, उन्हें जो नेटवर्किंग मिलती है, कॉफी शॉप्स में जो रैंडमली लोग मिल जाते हैं, फंडिंग मिल जाती है, वो एक छोटे गांव से इंटरनेट पर काम करने वाले को थोड़ी मिलेगी। क्या ज्योग्राफी सच में खत्म हो गई है? ये एक बहुत ही वैलिड काउंटर पॉइंट है। ये सच है कि जो फिजिकल हब्स होते हैं बड़े शहर, उनका अपना एक अलग फायदा होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए। लेकिन किताब का इस सिद्धांत से जो पॉइंट है वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एक्सेस, यानी सबको मौका मिलना। हाँ, आज से 20 साल पहले अगर कोई छोटे गांव में था तो उसके लिए अपना आर्ट दुनिया को दिखाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि सारे पब्लिशर्स, गैलरीज, स्टूडियोज सिर्फ बड़े शहरों में थे। सही बात है, गेटकीपर्स वहीं बैठे थे। एग्जैक्टली। पर आज इंटरनेट ने वो दीवार गिरा दी है। इंटरनेट खुद में एक बहुत बड़ा शहर है। आज कोई भी कहीं से भी अपना काम पब्लिश कर सकता है और उन लोगों तक पहुंच सकता है जिनकी सोच उससे मिलती हो। शुरुआत करने के लिए अब जगह कोई दीवार नहीं रही। पॉइंट टेकन। इंटरनेट ने सबको स्टेज तो दे दिया है, पर उस स्टेज पर टिके रहने के लिए जो नियम बताया गया है वो सुनने में बहुत सिंपल है, पर है डीप। बी नाइस, यानी अच्छे बनो। और पता है, लोग इसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि उनमें टैलेंट है तो वो थोड़ा नखरे दिखा सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि टैलेंट बड़ा है तो कैसा भी बिहेवियर चलेगा। लेकिन लंबे समय के लिए आपका बिहेवियर ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होता है।
इंटरनेट पर दुनिया बहुत छोटी है और आपकी रेपुटेशन आपसे पहले ट्रैवल करती है। यानी अगर आप रूड हैं तो बात फैल जाएगी। तुरंत फैल जाएगी। टैलेंट आपके लिए शायद किसी कमरे का दरवाजा खोल दे, लेकिन उस कमरे में टिके रहने के लिए आपका आचार व्यवहार ही काम आएगा। अगर आप मददगार नहीं है, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो लोग आपके साथ काम करना बंद कर देंगे। कम्युनिटी बहुत जरूरी है। हमेशा। क्रिएटिविटी अकेले शुरू हो सकती है, पर सक्सेस हमेशा कम्युनिटी के साथ आती है। तो इन सारे प्रैक्टिकल और पावरफुल पॉइंट्स को समझने के बाद अगर हम एक अनबायस्ड नजरिए से देखें, ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और क्या इसमें कोई कमी भी है? देखिए, निष्पक्ष होकर कहूँ तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सिंप्लिसिटी है। ये बहुत आसान भाषा में है, कोई भारी फिलॉसफी नहीं है, सीधा एक्शन लेने वाली बातें हैं। पर यही इसकी एक छोटी सी कमी भी बन सकती है। जो लोग पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए। हाँ, जो लोग सालों से एडवांस्ड लेवल पर क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें लग सकता है कि ये तो कॉमन सेंस है। उन्हें कुछ नया या ग्राउंड ब्रेकिंग शायद ना लगे इसमें। मोस्टली ये कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, स्टूडेंट्स और उन बिगिनर्स के लिए बेस्ट टूल किट है जो अटक गए हैं। रेटिंग्स क्या मिली हैं इसको? इस डीप डाइव के सोर्सेज में इसको 5 में से 4.5 की रेटिंग दी गई है, क्योंकि इसमें माइंडसेट बदलने की ताकत है। मुझे तो ये लगता है कि भली एक्सपीरियंस्ड लोगों को ये बातें बेसिक लगे, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, एक बहुत अनुभवी इंसान भी क्रिएटिव ब्लॉक में बुरी तरह फंस जाता है। ओह, बिल्कुल फंसते हैं। तो उस वक्त उसको किसी बड़ी थ्योरी की जरूरत नहीं होती। उस वक्त बस यही सिंपल रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं कि भाई साहब, ज्यादा मत सोचो, बस काम शुरू करो। ये किताब एक उस दोस्त की तरह है जो कंधे पर हाथ रख के कहता है, बस बनाओ। ये बहुत ही प्यारी बात कही आपने। एक परफेक्ट समरी है ये। अगर हम आज की पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो बस यही है कि असली क्रिएटिविटी हवा से नहीं आती। ये दूसरों को देखने, प्रेरित होने, उसे अपने अनुभव से ट्रांसफॉर्म करने और बिना डरे शुरू करने का नाम है। सही कहा। लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब पर इंटरेस्टिंग सवाल घूम रहा है। बोलिए। आज हमने देखा कि इंसान का हर नया आइडिया असल में पुराने आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन है, एक रीमिक्स है। हम अलग अलग जगह से डेटा लेते हैं और उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आज के एआई के दौर को देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो यही कर रहा है ना। वो हजारों लाखों इमेजेस, टेक्स्ट और पुराने डेटा को मिलाता है और कुछ नया बनाकर हमारे सामने रख देता है। ओह, ये तो एक बहुत ही डीप और फ्यूचर वाला सवाल हो गया। अगर इंसान भी पुराने विचारों को मिलाकर नया बना रहा है और एक एआई की मशीन भी एल्गोरिदम्स के जरिए ठीक वही कर रही है, तो आने वाले कल में इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन और एक मशीन के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क रह जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। जब दोनों ही स्मार्ट चोरी कर रहे हैं, तो आखिर इंसान की ओरिजिनलिटी क्या बचेगी? बिल्कुल। क्या वो ओरिजिनलिटी हमारी गलतियों में होगी, हमारे इमोशंस में, या फिर हाथों से किए गए उस थोड़े धीमे और फिजिकल स्ट्रगल में जिसकी हमने बात की थी? यही वो सवाल है जिस पर शायद आने वाले समय में सबसे ज्यादा चर्चा होगी। सही कहा। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन्हें भी इस नए नजरिए से जरूर सोचना चाहिए। तो चलिए, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहें, इंस्पिरेशन लेते रहें और बिना डरे अपने अनोखे तरीके से कुछ नया बनाते रहें।